तो भाई दो छोटी सी टॉपिक रहती है वो कर लेते हैं। क्रिस्टल लेटाइस क्या होता है? देखिए प्यारे बच्चों, अगर मान लें कि हमारे पास कोई क्रिस्टल है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे अगर मान लें कि क्लोराइड है और ये सोडियम है, ठीक है, यहाँ पे सोडियम आयन है और यहाँ पे क्लोराइड आयन है। तो सॉलिड में जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स की, अगर उन एटम्स या आयंस की जगह पे हम पॉइंट लगा दें तो इन पॉइंट्स को कहते हैं लेटाइस पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? लेटाइस पॉइंट्स, और इनको कहते हैं लेटाइस साइट्स। अब इनकी यानी एटम्स की अरेंजमेंट को ही क्रिस्टल लेटाइस कहा जाता है। फर्क सिर्फ ये है कि जो यूनिट सेल में जो आपके एटम्स होंगे, ठीक है, एटम्स होंगे, आयंस होंगे, सारे तो किसका भी बना हो सकता है, तो उन एटम्स और आयंस की जगह पे हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे, जैसे ये पॉइंट लगी हुई है। तो ये जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ दीज पॉइंट्स होती है, इसको ही हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटाइस और क्रिस्टल या स्पेस लेटाइस कहते हैं। तो simply atoms, ions or molecules in all solids are orderly placed in fixed positions or points in a most adequate manner। कि भाई कोई भी आपका, हेलो, जी जी, हाँ हाँ, ठीक है। तो भाई कोई भी आपका सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो वो या तो एटम का होगा, आयनी का, या मॉलिक्यूल का बना होगा। और ये आयंस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे कि ऑर्डरली प्लेस्ड होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि जहां जहां पे पॉइंट है लगी हुई है, यहां यहां पे आपका एटम, आयन या मॉलिक्यूल सॉलिड का मौजूद है, ठीक है। क्रिस्टल लेटाइस और स्पेस लेटाइस इज अ सेट ऑफ दीज इनफिनिट पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। कि ये क्रिस्टल लेटाइस क्या होता है कि ये जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है एटम्स की, उसी एटम्स की जगह पे अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो इनकी थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम क्रिस्टल लेटाइस और स्पेस लेटाइस कहेंगे। इट इज रिफर्ड एज एन एरे। एरे मींस वे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग एटॉमिक आयंस और मॉलिक्यूल्स। यानी ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉलिड, एटम्स का बना हुआ है तो एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आयंस का है या मॉलिक्यूल का। तो ये जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटाइस। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंपल करना चाहें तो आप इस तरह से लिखेंगे कि व्हाट इज क्रिस्टल लेटाइस। क्रिस्टल लेटाइस और स्पेस लेटाइस, ये क्या होता है? इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स कौन कौन हो सकते हैं बेटा? पार्टिकल्स आपके एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर थ्री डायमेंशनली orderly arranged in definite patterns, arranged in definite pattern, ठीक है। अगर हम ये जो if the positions, if the positions of atoms, ions or molecules is represented by पॉइंट्स, अगर जहां जहां पे एटम्स मौजूद हैं, आयंस मौजूद हैं, उस जगह पे हम क्या लगाएं? पॉइंट लगाएं। तो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं? दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं? लेटाइस पॉइंट्स। लेटाइस पॉइंट्स आर लेटाइस साइट्स कहते हैं इसको, ठीक है, लेटाइस साइट्स कहते हैं। तो फिर क्रिस्टल लेटाइस खुद क्या हुआ कि द थ्री डायमेंशनल arrangements of these lattice points, these
लेटाइस पॉइंट्स, इसी को ही हम कहते हैं इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटाइस और स्पेस लेटाइस। क्रिस्टल लेटाइस और क्या कहते हैं इसको, स्पेस लेटाइस। यानी वही बात है। अब ये जो लेटाइस पॉइंट्स है ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? पोजीशन ऑफ एटम्स और आइंस को या मॉलिक्यूल्स को। उसी एटम्स की जगह पे हम, एटम नहीं, सोडियम क्लोराइड की जगह पे या कार्बन कार्बन की जगह पे हम पॉइंट लगा लेते हैं। तो उन पॉइंट्स की जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है इसको ही हम क्रिस्टल लेटाइस कहते हैं। तो यही है कि भाई यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये सोडियम है, ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड है, ये सोडियम है, तो यहाँ पे हमने अगर पॉइंट लगा दिए हैं तो फिर ये लेटाइस पॉइंट हो जाएगी। और इसकी जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है इसको हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल लेटाइस और स्पेस लेटाइस कहेंगे। ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी दूसरी टॉपिक है, यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल। अब देखिए ये जो बिग क्रिस्टल है, जो बड़ा क्रिस्टल होता है, ठीक है, बड़ा क्रिस्टल छोटे छोटे क्रिस्टल्स का बना होता है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले आऊं तो ये बेसिक क्रिस्टल है, ठीक है। देखिए ये एक छोटा बेसिक यूनिट है। इस बेसिक यूनिट को इधर फिट करेंगे, इसके आगे एक है, इसके पीछे दूसरा है, साइड में तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो देखिए ये जो बड़ा क्रिस्टल है ये भी क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये भी आपको क्यूबिक दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भी आपको क्यूबिक दिखाई दे रहा है। और इसके ये जो बड़ा क्यूब है, ये जो बड़ा क्रिस्टल है, ये छोटे छोटे रिपीटेड यूनिट का बना हुआ है। हर छोटे रिपीटेड यूनिट को हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल। क्या कहते हैं? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल एक, आप इस तरह से कह सकते हैं, यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल ब्लॉक, या एक छोटी जो है ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें बड़े क्रिस्टल की सब प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी। यानी ये जो बड़ा क्रिस्टल बनता है वो इस छोटे रिपीटेड यूनिट का बना हुआ, ठीक है। जब आप इस छोटे से इसके बेसिक यूनिट को थ्री डायमेंशनली रोटेट करेंगे तो ये आपको बड़े क्रिस्टल का शेप देगा। यानी बड़ा क्रिस्टल एक रिपीटेड छोटे छोटे यूनिट्स का बना होता है, और हर छोटे यूनिट को जो जिसमें सारी खासियतें मौजूद होंगी किसकी? बड़े क्रिस्टल की, उस बेसिक पार्ट को हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। वो क्या कहता है कि स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल लेटाइस इज नोन एज यूनिट सेल, के ये क्रिस्टल लेटाइस है। क्रिस्टल लेटाइस आपको एज अ होल थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट दिखाएगा। यूनिट सेल एक छोटा सा बॉक्स है, यानी इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इस जैसे हजारों करोड़ों लाखों जो है आपको छोटे छोटे बॉक्स मिलेंगे। हर छोटे बॉक्स को जो सिंपलेस्ट यूनिट है उसको हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल कहेंगे। तो स्मॉलेस्ट structural part of a crystal lattice is known as unit cell. It shows three-dimensional pattern of specific crystal lattice in least volume. के छोटे से एरिया में, छोटे से वॉल्यूम में ये आपको बड़े क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज बताएगा। एंड प्रोवाइड अस अ डिटेल्ड स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि आपको जितनी भी डिटेल चाहिए बड़े क्रिस्टल के बारे में, ठीक है, वो आपको ये छोटा सा हिस्सा दे सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल के, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन क्या है कि द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न फ्रॉम विच द लेटाइस इज बिल्ट इज नोन एज यूनिट सेल। यानी ये जो बिग क्रिस्टल है जिसको हम क्रिस्टल लेटाइस कह रहे हैं, जो लेटाइस बना हुआ है, बिग क्रिस्टल बना हुआ है, वो छोटे छोटे रिपीटेड यूनिट का बना हुआ है, और हर उस छोटे यूनिट को हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल। द यूनिट सेल्स आर रिपीटेड अगेन टू मेक द होल क्रिस्टल लेटाइस, कि ये रिपीट होते जाएंगे, एक यूनिट सेल, इसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, इसके नीचे, इसके लेफ्ट में, इसके राइट में, यूनिट सेल डिस्ट्रीब्यूट होके बड़ा क्रिस्टल देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है? यूनिट सेल को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? A unit cell is identified by its cell dimension. सेल डायमेंशन भी कहते हैं और सेल पैरामीटर भी कहते हैं, और सेल पैरामीटर। अब सेल डायमेंशन क्या होता है? सेल डायमेंशन shows टू थिंग्स। सेल डायमेंशन आपको दो चीजें बताएगा। नंबर वन, लेंथ ऑफ एजिस,
कि आप किसी भी क्रिस्टल में मूव करते हैं, ठीक है, तो कोई भी क्रिस्टलाइन शेप है, चले मैं क्यूब बना लेता हूं, अज्यूम करें कि, तो फिर हम दिस एज, इस एज से लेके इस एज तक जो लेंथ है, ठीक है, इस एज से लेके इस एज तक जो लेंथ है, इस एज से लेकर इस एज तक जो लेंथ है, इसको हम लेंथ ऑफ द एजेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। भाई ए क्या है? ए इज लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस, ए इज लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस के, ये आपकी कौन सी एक्सिस है भाई? एक्सिस अगर बनाए हम तो ये एक्स वाई एंड जेड, एक्स क्या बनेगा? ए, वाई क्या बनेगा? बी, और सी क्या बनेगा? जेड, ठीक है। तो ये आपके एक्स वाई जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। अब पहली बात जो हमें पता चलती है किससे, यूनिट सेल से, या यूनिट सेल को आइडेंटिफाई कैसे करें कि लेंथ ऑफ द एक्सिस देखेंगे, ठीक है, उसको ए बी सी से जाहिर करते हैं। बी क्या होगा? बी इज लेंथ ऑफ किसकी? वाई एक्सिस यानी बी की, यानी ए हो गया, ये क्या हो गया? बी। देन व्हाट इज सी? सी इज लेंथ ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस यानी क्या हो गया? सी होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्या, एक तो ये, दूसरा क्या हमें पता होना चाहिए? एंगल्स, एंगल्स बिटवीन एजेस के, ये जो डिफरेंट एजेस हैं इनमें एंगल क्या है? मिसाल तौर यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे कनकीटा क्या है, यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे एंगल कितनी है, ठीक है। अब एंगल्स बिटवीन एजेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा, बीटा, गामा, पजामा, ठीक है। अल्फा जो है, अल्फा इज एंगल बिटवीन बी एंड सी, बीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड सी, एंड गामा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो अल्फा इज एंगल बिटवीन क्या होगा? ए एंड बी, एंड बी है या कौन सा? बी एंड सी, बी एंड सी। बीटा इज एंगल बिटवीन, बीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड सी। गामा और पजामा इज एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप मेरे को ये क्यूब मिला हुआ है, अगर आपको ये क्यूब मिला हुआ है तो आप मुझे बुधाएं कि ए बी सी एक्स वाई जेड गामा पजामा ये कहां पे होगा? ये तो आपका पूरा डब्बा बन गया, ठीक है। अगर डब्बे में से एक बीच वाली लाइन हटाते हैं तो थोड़ा सिंपल बन जाएगा। अच्छा, अब आप इधर थोड़ा अप्लाई करें कि ये एक्स वाई जेड, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी ए बी और सी, ठीक है। अब ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये ए है, ठीक है, ये ए है, ये सी है, ये सी है, ठीक है। अब ए बी सी, ये सी है। अच्छा, थोड़ा गौर करें कि ये जो एंगल होती है बिटवीन बी एंड सी अल्फा होती है, तो बी सी कौन सा? ये, यानी ये सारी एंगल्स क्या होंगी? अल्फा होंगी, अल्फा 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 अल्फा। अच्छा, और ये जो एंगल है बिटवीन ए एंड सी, ए और सी किधर है? ए और सी, ये सारी एंगल कौन सी होंगी? बीटा। तो ए और सी की एंगल कौन सी होगी? बीटा, डिकरा, बेटा, पुत्र, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपकी अल्फा बीटा गामा, गामा एंगल किसके बीच में होगी? ए और बी, ए और बी, तो ये गामा 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 पजामा, ठीक है। तो इस तरह से आप यूनिट सेल को हम दो चीजों से एक्सप्लेन कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दो चीजें, एक लेंथ ऑफ द एजेस, दूसरा एंगल्स बिटवीन एजेस। इन दोनों को मिला के हम इसको कहते हैं सेल डायमेंशन और सेल पैरामीटर। सेल डायमेंशन के हिसाब से क्रिस्टल जो है वो 7 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 7 के। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो यहां पे आपको 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम दिखाई देंगे, ठीक है। तो 7 जो क्रिस्टलाइन सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ उनमें जो डिफरेंस होता है उनके सेल डायमेंशन में। तो पहला सिस्टम क्यूबिक जो अभी हमने बनाया था, क्यूबिक में क्या होता है कि A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, यानी ये जो तीनों लेंथ हैं एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की और जेड एक्सिस की, ये सेम होंगी। उसके बाद भाई कह रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये बनेगा आपका क्या? क्यूब बनेगा।
भाई वो लूडो वाला छक्का हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्यूब बनेगा इस तरह से। टेट्रागोनल में क्या होता है कि ए इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, गामा, सारी चीजें सही। सिर्फ क्या होगा कि एक लेंथ जो है उसको आप बड़ा कर ले बस। तो थोड़ा आपको फर्क दिखाई देगा कि दो लेंथ इक्वल है, ठीक है, एक लेंथ अनइक्वल है, इस वजह से ये जो है थोड़ा लंबा क्रिस्टल बनेगा, क्यूब नहीं बनेगा, ठीक है। ये कौन सा होगा? ठीक है। उसके बाद टेट्रागोनल के बाद ऑर्थोरोम्बिक है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी कोई लेंथ बराबर नहीं है। उसके बाद एंगल सारी 90 की है। रोम्बोहेड्रल में क्या होगा कि ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, पर बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा एंड गामा इज नॉट इक्वल टू क्या? अल्फा, बीटा, गामा सारी बराबर हैं, पर एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं है। हेक्सागोनल क्रिस्टल में क्या होता है कि ए इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी यही सीन होगा पर एंगल में चेंज होगी। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा जो है वो कितनी है? 120 है। तो ये जो दो चीजें हैं, एक ये क्या है? लेंथ ऑफ द एजेस, और ये क्या है? एंगल बिटवीन द एजेस। इनको हम कहते हैं सेल डायमेंशन। तो हर क्रिस्टल का अपना सेल डायमेंशन होगा, जिससे हम उसको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हम अगर वापस आए तो दो चीजें हमने पढ़ी। व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? एटम्स की थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट को कहते हैं कि उनकी पोजीशंस पे जो पॉइंट लगाते हैं उनको कहते हैं। इसमें बाकी कोई भी ऐसी कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। यूनिट सेल में आए तो हर बड़ा क्रिस्टल जो है, जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो बड़ा क्रिस्टल है, ठीक है। वो क्रिस्टल छोटे छोटे रिपीटेड यूनिट का बना होता है, और उस रिपीटेड यूनिट में बड़े क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज मिलेगी। यानी एक जो है ऐसा कहें कि भाई एक ताजमहल उधर पड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरा हमें रेडी पे मिल जाता है छोटा सा, वैसा का वैसा होता है, ठीक है, वैसा का वैसा होता है पर साइज में छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बड़ा क्रिस्टल होता है वो छोटे 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 यूनिट्स का बना होता है। उस छोटे यूनिट को क्या कहते हैं? यूनिट सेल। यूनिट सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए सेल डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। सेल डायमेंशन में दो चीजें होती हैं, क्या क्या? एंगल और दूसरा एक्स एक्सिस की लेंथ को जो है किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड एक्सिस को सी से। ए और बी की एंगल को गामा कहते हैं, ए और सी को बीटा कहते हैं, बी और सी को अल्फा कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो आपको याद कर, इवन दो ये टॉपिक पीएमसी में नहीं है, पर चलें ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा। तो आखिरी जो चीज है इस चैप्टर में, दैट इज द लैटिस एनर्जी, जिसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पर उसको भी एक मरतबा देख लेते हैं। अगर आपको आयनिक बॉन्ड याद हो तो उसमें हमने कर लिया था, हैव यू रिमेंबर? मेरे ख्याल में नहीं होगा, पर फिर भी ये है लैटिस एनर्जी। हमने पढ़ा था कि आयनिक क्रिस्टल जो होता है, या आयनिक सॉलिड जो होता है, या आयनिक बॉन्ड जो होता है, तीन स्टेप्स में बनता है। हमने क्या पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड जो है, या आयनिक जो आपका क्रिस्टल है, वो तीन स्टेप्स में बनता है। कौन से तीन बॉन्ड है? स्टेप्स हैं, सॉरी भाई, सिंपल सी बात है कि हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी की, ठीक है। अब एक चीज के एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन थ्री स्टेप्स। तीन स्टेप्स होते हैं, थ्री स्टेप्स। स्टेप वन क्या होता है? स्टेप वन होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन यानी केटाइन का बनना। तो अगर आपके पास सोडियम एटम है, सोडियम एटम को पहले आप क्या करोगे? गैस में कन्वर्ट करोगे, फिर उसमें 495 किलो जूल पर मोल एनर्जी दोगे। जब इतनी एनर्जी दोगे तो इतनी एनर्जी का दर्द बर्दाश्त ना करते सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो पहला स्टेप जो था, सोडियम न्यूट्रल एटम को हमने केटाइन में चेंज किया, यानी क्या बनाया? पॉजिटिव आयन में, ठीक है। दूसरा स्टेप फिर क्या होगा? स्टेप टू जो होता है फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन यानी एनाइन। अब सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन दिया वो लेगा कौन? क्लोरीन। क्लोरीन गैस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन लेके बन गया क्लोराइड आयन। एनर्जी जो खारिज हुई 348 किलो जूल पर। इन दोनों में लैटिस एनर्जी कौन सी है?
इन दोनों में लेटाइस एनर्जी कौन सी है, ए के बी? लेटाइस एनर्जी कोई नहीं है, कोई नहीं है। ऊपर वाली आयनाइजेशन एनर्जी है, ये क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी, और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हमारे पास दो चीजें बनी है, ठीक है। स्टेप 3 में क्या होगा, मजेदार चीज होगी कि फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लेटाइस। अब बनेगा क्रिस्टल लेटाइस या आयनिक बॉन्ड, ऐसे कह लें कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब देखें, क्लोरीन आयन जो है, क्लोराइड आयन, वो भी गैस स्टेट में बना है, सोडियम आयन भी गैस स्टेट में। अभी तक ये एक दूसरे से दूर दूर है, तो गैस स्टेट में एक ही रिएक्शन जो है मिक्सचर में ये दोनों बने हैं, तो क्या ये इधर उधर घूमते हुए एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं? आने के बाद एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब इनके दरमियान स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाएगी, ठीक है, तो ये खुद को 3 डायमेंशनली अरेंज करके क्रिस्टल लेटाइस बनाएंगे, ठीक है। जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल लेटाइस बनेगा तो वहां से एनर्जी क्या होगी, खारिज होगी। कितनी एनर्जी खारिज होगी उसको हम कहते हैं लेटाइस एनर्जी। उसको हम क्या कहते हैं, यानी भाई ये सोडियम आयन घूमता घूमता आया मेले में, कौन सी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और कौन सी स्टेट, गैस स्टेट। क्लोराइड आयन नेगेटिव चार्ज बट गैस स्टेट में, ये एक दूसरे के पास घूमते घूमते मेले में आए, ठीक है, और जैसे ही एक दूसरे के नजदीक आए, इनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो गई, सोडियम क्लोराइड बन गया। पहले ये गैस थे, अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से ये बन जाएंगे सॉलिड। और दूसरा हमने बार बार पढ़ा हुआ है कि जब भी दो अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पे लेटाइस बनने पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो 788 किलो जूल पर मोल। इस एनर्जी को हम कहेंगे, कौन सी एनर्जी कहेंगे, लेटाइस। यानी जब 1 मोल, देखिए 1 मोल सॉलिड जो है वो उसने खुद को 3 डायमेंशन अरेंज किया है, तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लेटाइस एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लेटाइस एनर्जी, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, चले इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं कि इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड, कि जब आयनिक सॉलिड बनेंगे तो अपोजिटली चार्ज गैसियस आयंस ड्रॉट क्लोज टू ईच अदर एंड अरेंज 3 डायमेंशनली इन सर्टेन पैटर्न। कि जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो जो पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, इनको एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है, अकॉर्डिंग टू द बुक लाया जाता है, ठीक है। लाया जाता है तो फिर क्या होगा कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से ये खुद को किसी न किसी पैटर्न पे अरेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, कि जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लेटाइस एनर्जी कहते हैं। इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। आयनिक बॉन्ड को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं, इंटरेक्शन कहते हैं, बिटवीन आयंस इन अ क्रिस्टल मे बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस, कि जब 1 मोल, अब इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि व्हेन 2 मोल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस अरेंज देमसेल्व्स इन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल, एक पॉजिटिव आयन होगा, दूसरा नेगेटिव आयन, गैस स्टेट वाले 2 पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब खुद को अरेंज करेंगे 1 मोल आयनिक क्रिस्टल में, यानी 1 मोल जो बनेगा वो सॉलिड बनेगा, 2 मोल क्या होंगे, गैसियस आयन। तो जब वो खुद को अरेंज करेंगे तो वहां से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। उस एनर्जी को क्या कहेंगे, ठीक है। अच्छा, it is also defined as the energy required to break 1 mole of crystalline solid into isolated ions in gas phase, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल। अब देखें, सोडियम और क्लोराइड आयन इधर नेगेटिव चार्ज नहीं है, लगा लेते हैं, तो यहां से एनर्जी रिलीज होगी, यानी फॉर्मेशन ऑफ लेटाइस जो है वो एक्सोथर्मिक होगा। वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। पर अगर आप इसके लेटाइस को ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी, कितनी, जितनी रिलीज हुई है, जितनी रिलीज हुई है। अब सोडियम क्लोराइड जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि इसकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा है या इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। सोडियम क्लोराइड जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सोडियम क्लोराइड की जो लेटाइस एनर्जी है वो कम है और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है,
ज्यादा है, बिल्कुल सही बेटा। द लेटाइस एनर्जी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन साइज। अब दो फैक्टर हैं, एक साइज ऑफ आइन, जितना पॉजिटिव और नेगेटिव आइन छोटा होगा तो आइंस टाइटली पैक्ड होंगे, ठीक है, तो लेटाइस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो। जितना आइंस बड़ी साइज के होंगे एनर्जी कम रिलीज होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि भाई आपके पास लिथियम क्लोराइड है फॉर द सेम एनाइन, फॉर द सेम एनाइन, लेटाइस एनर्जी क्या होगी वो आप खुद बताओगे। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, उसके बाद कौन, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, क्या होना चाहिए लड़कों, वधिंग और घटिंग। देखिए क्लोराइड एंड सब में सेम है, क्लोराइड एंड सब में सेम है, ठीक है, यानी इसका रेडियस सबका सेम है, पर पॉजिटिव आयन का रेडियस जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो लेटाइस एनर्जी जो है हमने अभी पढ़ा, लेटाइस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो आयनिक साइज जो है बढ़ रही है, लिथियम छोटा, सोडियम उससे बड़ा, पोटेशियम उससे बड़ा, रुबिडियम उससे बड़ा, सीजियम उससे भी बड़ा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी तो लेटाइस एनर्जी कम रिलीज होगी, ठीक है। तो सिंबल क्या लगाएं, लार्जर दें। अच्छा, चले एक और कंपैरिजन, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, क्या होना चाहिए। अगेन देखें आपका कैटाइन की साइज सेम है पर एनाइन की साइज बढ़ रही है, तो लेटाइस एनर्जी को क्या होना चाहिए, कम, ठीक है। देखिए लिथियम आपका सेम ही है सब में, ठीक है। अब ये जो है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और लंबा हो, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज की जो नेगेटिव आयन की जो क्या कहते हैं साइज है वो बढ़ रही है, तो लेटाइस एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब देखें अगर आपके पास ऐसा है NaCl, MgCl2, AlCl2, ठीक है, LCl3 सॉरी, आपके पास है NaCl, आपके पास है MgO सॉरी, आपके पास है MgCl2, आपके पास है MgO, बताएं क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या दे। सोडियम क्लोराइड की कम होगी ज्यादा होगी, देखें एक तो ये है लेटाइस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस। देखें +1 -1, +2 -1, +3 -1, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन की चार्ज कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो लेटाइस एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लेटाइस एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो क्या होना चाहिए, लेस देन यानी सबसे ज्यादा किसकी होगी, ठीक है। इधर देखें +1 -1, +2 -1, +2 -2, क्या होना चाहिए। देखिए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 1 × 1 1, 2 × 1 2, 2 to the 4, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बढ़ रही है तो क्या होगा, लेस देन, ठीक है बेटा। चलें इसको बुक में कुछ टेबल दिया उसको देख लेते हैं। तो लिथियम फ्लोराइड 1036, सोडियम फ्लोराइड 923। अब देखें पीरियड में मूव, ग्रुप में मूव करें, फ्लोराइड सेम है, केटाइन की साइज बढ़ रही है तो लेटाइस एनर्जी देखें कम हो रही है 1900 800। उसके बाद लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन है दोनों में, पर लिथियम की साइज छोटी, सोडियम की बड़ी, तो लेटाइस एनर्जी किसकी ज्यादा है, लिथियम की। अब देखें दो ब्रोमाइड है, लिथियम ब्रोमाइड क्लोराइड से कम क्यों है, इसकी लिथियम क्लोराइड की 853, लिथियम ब्रोमाइड की 807, ये क्यों,
ब्रोमीन की साइज ज्यादा है, ब्रोमीन की साइज ज्यादा है। यहाँ पे देखिए BF2, BeCl2, MgCl2। अब बेरिलियम छोटा है तो बेरिलियम क्लोराइड की मैग्नीशियम क्लोराइड से ज्यादा होनी चाहिए, 3500, 2500, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, क्लोरीन, कैल्शियम तो सेम है, क्लोरीन छोटा ब्रोमीन बड़ा, तो ब्रोमीन इसकी एनर्जी कम है, 2174, इसकी 2200, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड की कितनी हो गई, 5400 हो गई। तो लेटाइस एनर्जी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। आइंस छोटे होंगे तो लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी कि बड़े होंगे कम होगी, दोनों सही है। अगर छोटे आइंस होंगे तो लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी, अगर बड़े आइंस होंगे तो कम होगी। और अगर आपके पास केटाइन सेम है, एनाइन की साइज बढ़ती जाती है तो लेटाइस एनर्जी कम होती जाएगी। अगर आपके पास एनाइन सेम है, केटाइन की साइज बढ़ती जाती है, फिर भी क्या होगा, लेटाइस एनर्जी कम होगी। अगर आप केटाइन को रिप्लेस करते जाते हैं +1, +2, +3, लेटाइस एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी? जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ेगा लेटाइस एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसमें कोई दिक्कत बेटा? क्लियर है? क्लियर है? तो क्या आप इसके एमसीक्यूज कर लोगे? इधर ही बताते जाएं, उधार क्यों रखें भाई, बताते जाएं भला। क्या चीज है? क्वांटिटी ऑफ एनर्जी व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल, अभी पढ़ा हमने। अच्छा, ये बॉन्ड एनर्जी कब होता? अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड एनर्जी, अगर आयनिक बॉन्ड बनेगा तो लेटाइस एनर्जी। ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली वन डायरेक्शन विथ बिहेवियर क्यों? एनोसोट्रॉपिक होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर आइसोमॉर्फस बिकॉज दे हैव सेम ज्योमेट्रिकल शेप, सेम होगा। और अगर ये नहीं होता तो फिर इनका एटॉमिक रेशियो सेम हो, पर एटॉमिक रेशियो सेम होने से आइसोमॉर्फ नहीं बनता। आइसोमॉर्फ होने के लिए शेप सेम होना चाहिए, एटॉमिक रेशियो फिर सेकेंडरी प्रॉपर्टी है कि शेप सेम होगा, तो उनकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि उनके पास एटॉमिक रेशियो भी सेम होना चाहिए। द टेम्परेचर एट विच टू एलोट्रोपिक फॉर्म इक्विलिब्रियम, कल पढ़ा था। डायमंड इज एग्जांपल ऑफ, उसके बाद क्या चीज है देखें जरा। आइस इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड। इफ ऑल थ्री एक्सेस यूनिट सेल आर ऑफ डिफरेंट सेल बट ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, देन ये क्या होगा? ये मुझे भी याद नहीं, आप खुद बताओ। ऑर्थोरोम्बिक होगा। चले आपके कहने पे मैं टिक कर लेता हूं। इन NaCl each sodium ion is surrounded by 6 chloride. It is an example of crystalline solid. एलम जो है ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, प्लास्टिक एमरफस है, गिलास, रबर। गिलास इज कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। ईच यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कंसिस्ट ऑफ, इसमें 4 होगा, ठीक है, 4 सोडियम और 4 क्लोराइड है। चलें इसको भाई हटाते हैं और हम आते हैं नए चैप्टर की तरफ। द चैप्टर इज द केमिकल इक्विलिब्रियम। इधर वो बोतल गायब हो गई है। अच्छा, मेरे पास घर पे जो बुक है वो और है। चले भाई, चले चले। लड़को जरा चुप करो बाबा। पहले हम छोटी सी बात करते हैं कि व्हाट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर। द नेम ऑफ चैप्टर इज केमिकल इक्विलिब्रियम। पहले आपने जरूर छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि भाई रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन उसको कहते हैं जो रिवर्स ना हो, जिसमें रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो। और रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जैसे ही कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट आस्ता आस्ता दोबारा रिएक्टेंट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो रिएक्शन दोनों तरफ चलेगा, ठीक है। तो ये फर्क क्या होता है कि आपके पास अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है
और आपके पास क्या चीज है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। फर्क क्या होगा? पहली बात बताएं क्या होगा, यूनिक है या वन डायरेक्शन? ठीक है, उसके बाद प्रोसीड थ्रू कंप्लीशन, ये कंप्लीट हो जाता है, प्रोसीड थ्रू, या क्या लिखें कि द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, कि इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो टोटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, इस रिएक्शन को हम एक ही एरो से जाहिर करते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रोडक्ट्स आर नॉट रिकन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स। उसके बाद और क्या, रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, रिएक्टेंट की पूरी अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। आपके पास कोई भी रिएक्शन है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। जनरली जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, आयनिक रिएक्शंस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। अगर हम इधर की बात करें तो टू वे कहें या बाय डायरेक्शनल कहें, बाय मीन्स टू, के दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में जाएंगे, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आएंगे, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड, ये कभी पूरा नहीं होता। क्यों नहीं पूरा होता? कि जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होंगे, प्रोडक्ट वापस आना शुरू हो जाएंगे, तो ये कभी भी रिएक्शन पूरा नहीं होता। उसके बाद क्या चीज है कि भाई रिप्रेजेंटेड बाय टू एरोज, रिप्रेजेंटेड बाय टू हाफ हेडेड अपोजिटली डायरेक्टेड एरोज, हाफ हेडेड आधे सर वाली, अपोजिटली डायरेक्टेड, अपोजिट डायरेक्शन होगा। और नाउ दिस एरो फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस एरो फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शन एट वंस हो रहे होते हैं, एक ही वक्त पे, एक रिएक्शन फॉरवर्ड होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, दूसरा बैकवर्ड होता है जिसमें प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। तो दूसरी बात क्या है, टू एरोज के बाद प्रोडक्ट्स आर नेवर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, सॉरी रिएक्टेंट्स आर नेवर completely converted into products, completely converted into products, ये रिएक्टेंट्स जो हैं कभी भी प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होते। और दूसरी बात, दिस रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, दिस रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, कि ये रिएक्शन कभी भी पूरा नहीं होता, ठीक है। और इसको दो आधे माथे वाली तीरों से, आधे सर वाली तीरों से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत बड़ी टॉपिक है, इसलिए अभी ब्रेक का बेल भी बज गया है, इसको हम ईद के बाद करें, ठीक है बेटा। अभी जाएं और खेलें, और हैप्पी ईद इन द एडवांस, हैप्पी ईद इन द एडवांस गाइस।